नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आप कैसे हैं, अपना हालचाल भी बताएंगे। आशा तो यही है, उम्मीद है कि सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं और बढ़िया से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि आपका एक मोटिव है, आपको लेना है सिलेक्शन। और सिलेक्शन जब लेना है तो करनी पड़ेगी पढ़ाई, और पढ़ाई आप लोग कर रहे हो पूरे जीजान से, तो डेफिनेटली आप ले जाएंगे सिलेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आओ जल्दी से बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में थोड़ी सी चीज़ें हम करने वाले हैं, उसके बाद हम आगे की जो चीज़ें हैं उनको करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं हम लोग पोषण, न्यूट्रिशन जिसको हम लोग बोलते हैं पोषण। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आप लोगों को विटामिन जो है कंप्लीट करा दी थी। यहाँ से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें और आपको पूछी जा सकती है उनके बारे में बताऊंगी। तो थोड़ा सा फैट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। फैट्स यानी वसाएं। तो जब हम वसाओं की बात करते हैं तो क्या होते हैं फैट्स, क्या होती हैं वसाएं। आपके शरीर के अंदर जो पोषक पदार्थ पहुंचते हैं उन्हीं में से एक होता है फैट भी। जैसे आप विटामिन खाते हो, जैसे आप प्रोटीन खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, वैसे ही आपके खाने में होते हैं दोस्तों फैट्स। वैसे ही आपके खाने में होते हैं, ठीक है, वैसे ही आपके खाने में क्या होते हैं बच्चा, आप बताते हो, कार्बोहाइड्रेट की तरह, विटामिन की तरह फैट होते हैं। अब ये जो फैट है मैम, ये कैसे बनते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि विटामिन तो कार्बनिक कंपाउंड है और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनते हैं। वैसे ही फैट बनते हैं दोस्तों, ये होते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो आप लोग कहते हो कि ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल दोस्तों और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो निर्माण करते हैं किसका, फैट का। निर्माण करेंगे किसका, वसा का। तो आप लोग बताकर चलते हो कि ग्लिसरॉल यानी कि एक मॉलिक्यूल होगा ग्लिसरॉल का, मैं यहाँ लिख देती हूँ। और बेटा 3 अणु होते हैं वसीय अम्लों के। तो 3 अणु वसीय अम्लों के और 1 अणु ग्लिसरॉल का आपस में मिलकर निर्माण करते हैं किसका, वसा का। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि जो वसाएं हैं उनका निर्माण किससे होता है। तो वसाओं के निर्माण में 1 अणु ग्लिसरॉल का होगा और 3 अणु होते हैं फैटी एसिड के यानी कि वसीय अम्लों के। अब ये दोनों चीजें इंक्लूड होकर इनको एक नाम से और जाना जाता है, इन्हीं को कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड। इन्हीं को कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, यानी कि इन्हीं को कहते हैं, आप लोगों से पूछे कभी भी कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, आप लोग बताओगे कि इन्हीं को कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड। क्लियर। तो ट्राई का मतलब क्या हुआ कि 3 यहाँ पर वसा के अणु है और 1 यहाँ पे ग्लिसरॉल का अणु है, तो इसीलिए इनको मिलाकर कह दिया जाता है ट्राइग्लिसराइड। तो आपके शरीर में ये जो फैट होते हैं, जो वसाएं होती हैं, ये ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जानी जाती हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, ये जो फैट होते हैं मैडम जी, ये जो वसाएं होती हैं, इनसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये वसाएं, इनमें कौन से बंध पाए जाते हैं, इनमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जब हम वसाओं के अंदर पाए जाने वाले बंधों की बात करते हैं तो वसाओं में पाए जाते हैं एस्टर बॉन्ड। पूछा जा सकता है कि कौन से बॉन्ड हैं जो वसाओं में पाए जाते हैं, आप कहते हो एस्टर बॉन्ड। तो जो वसाएं होती हैं इनमें एस्टर बंध पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कौन से बॉन्ड आपने पढ़े थे, बताओ फटाफट, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों एक तरीके के बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं। उन बॉन्ड को कहा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेम वैसे ही ये ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, इन बॉन्डों को कहते हैं एस्टर बॉन्ड। आ सकता है कि एस्टर बॉन्ड जो हैं वो किस में होते हैं, आप कहोगे
विनय, प्यारे बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास सही नहीं चल रही है, बैक हो रही है। एक बार से वापस आओ, क्लास से बाहर निकलो एप्लीकेशन से और दोबारा से उसके साथ जुड़ो, तब हो सकता है कि क्लास सही चलेगी। मैम कल आपने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ा रहे थे बेटा, पूरे हो गए थे। हमने पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल भी सारे कर लिए थे, कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो गया था। हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड सब कर लिए थे, है ना। तो सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए थे बेटा। क्लियर। हिंदी में लिखो मैडम। बेटा मैंने दो दो मतलब जो आपको सारी चीज़ें हैं दो दो बार लिखी हैं, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में लिखी है दोस्तों। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। कल शायद किसी ने अप्रैल फूल बनाया है, अप्रैल फूल ये बनाया है कि भैया मेरा बर्थडे बना दिया है, और बच्चे मुझे हर क्लास में विश कर रहे हैं। तो बेटा मेरा बर्थडे आता है 29 जून को, सड़ी हुई गर्मियों में मेरा बर्थडे आता है 29 जून को। अभी नहीं है मेरा बर्थडे, ठीक है, तो फिर भी आप एडवांस में मुझे बता रहे हो, एडवांस में शुभकामनाएं दे रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आओ आगे बात करते हैं कि मैम जो फैट होते हैं, वसाएं जो होती हैं, वसाएं फैट, इनके बारे में हमने और क्या पढ़ना है। तो वसाएं जो है ना, ये क्या काम करती हैं, इनका फंक्शन भी पूछा जाता है। जैसे विटामिन आपको रोगों से बचाती थी, आपकी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित कर रही थी। कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे थे, आपको तुरंत ऊर्जा दे रहे थे, इंस्टेंट एनर्जी। वही काम वसाओं का होता है, लेकिन वसाएं हमें ज़्यादा ऊर्जा देती हैं। तो बताओगे ये क्या करती हैं, अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं, अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो कौन से पोषक पदार्थ हैं जो अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, PYQ क्वेश्चन है। कौन से पोषक पदार्थ, लिख रही हूँ दोस्तों, PYQ, कौन से पोषक पदार्थ अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप बताएंगे वसाएं यानी कि फैट। तो फैट का काम होता है ऊर्जा प्रदान करना, और कैसी ऊर्जा, ज़्यादा, ये ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताओगे प्रोवाइड मोर एनर्जी, ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं, प्रोवाइड मोर एनर्जी, इनका काम होता है एनर्जी देना आप लोगों को। तो ये प्रोवाइड मोर एनर्जी, एनर्जी ज़्यादा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो बात करते हैं कि मैम ये जो फैट होते हैं, वसा जो होती हैं, इनके बारे में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, तो मान लीजिए हमने 1 ग्राम फैट को खाया, मान लीजिए हम लोगों ने 1 ग्राम वसा को खाया बच्चा, ठीक है, हमने 1 ग्राम फैट को खाया, तो ऑलमोस्ट हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितनी एनर्जी मिलेगी, ये भी पूछा जाता है पेपर में कि 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है। आप कहोगे 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को मिलती है। अगर हमने 1 ग्राम फैट खाया है तो 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। वहीं अगर आपको पूछ ले कि हमने 1 ग्राम क्या खाया है, कार्बोहाइड्रेट, अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आप लोगों को ऊर्जा तो तुरंत मिलेगी, लेकिन ऊर्जा मिलेगी कम। कितनी मिलेगी, वसा की तुलना में कम मिलेगी। तो जब आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी आप लोग लेंगे, ठीक है। किलो कैलोरी कहते हैं उसको, क्या कहते हो हिंदी में, किलो कैलोरी। तो ये भी आपको प्रश्न आता है, भैया कैलोरी में ही मापते हैं हम हमारी ऊर्जा को, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसको हम लोग कैलोरी में ही मापते हैं। तो किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है, याद रखना, जब आप लोग वसा को खाते हो और जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट को खाते हो, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। अब मुझे बताओ किससे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। जब आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो आप लोगों को 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। जब आप लोगों ने क्या खाया, फैट खाया दोस्तों, फैट खाया तो 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी मिल रही है। ज़्यादा कौन सा है, आप कहोगे ये वाला ज़्यादा है। तो इसीलिए फैट हमें अधिक ऊर्जा देते हैं कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई। अच्छा, तेजवीर जी का भी 29 जून को, बेटा बहुत बढ़िया, क्लियर। आओ आगे बात करते हैं। संतोष, हमें बहुत संतोष मिला आपका एक कमेंट पढ़कर, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। प्रतिमा शुक्रिया बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो फैट होते हैं, मैम इनको आपने बताया कि क्या है, ट्राइग्लिसराइड आपने कहा, आपने बताया ये क्या काम करते हैं, आपने बताया कितनी ऊर्जा देते हैं। अब प्रश्न आता है कि आपके शरीर में ये कार्बोहाइड्रेट की तरह तुरंत ऊर्जा क्यों नहीं दे देते, जब हमने इनको खाया और तुरंत ऊर्जा मिली।
कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में डायरेक्टली आपकी आंतों में पहुंचकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपको ऊर्जा देते हैं। लेकिन वसा जो होते हैं ये पहले आपके शरीर में जमते हैं, पहले ही आपके शरीर में संचित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। अब इकट्ठा होने में इन्हें टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे ये मेल्ट होकर आपको एनर्जी देते हैं। तो आप कहोगे कि वसा का संचय, ये पूछा जाता है आपको पेपर में, वसा का संचय वसीय ऊतकों में होता है। ठीक है, वसा का संचय कौन से ऊतकों में होता है? वसीय ऊतकों में होता है। ये पूछा जाता है पेपर में कि वसा का संचय कहाँ होता है, तो कहोगे वसीय ऊतकों में होता है। वसा का संचय वसीय ऊतकों में होता है। क्लियर? आप लोग बताओगे फैट इज स्टोर्ड, फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। ये प्रश्न भी आपको पूछा गया है। जो फैट होते हैं वो कहाँ जमा होते हैं? एडिपोज टिश्यू में जमा होते हैं। ठीक है, तो वसा का संचय कौन से ऊतकों में होता है? वसीय ऊतकों में, यानी एडिपोज टिश्यू जो होते हैं इनमें जमा होती है वसा। मैम कैसे, ये कहाँ होते हैं? तो मान लो ये तुम्हारी त्वचा है दोस्तों, ये तुम्हारी त्वचा है। अब तुम्हारी त्वचा के नीचे पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यू। मान लो ये है एडिपोज टिश्यू, ये तुम्हारी त्वचा के नीचे होते हैं एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू कहाँ होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये तुम्हारी त्वचा है, स्किन है, ये तुम्हारी त्वचा है दोस्तों, स्किन, इसी के नीचे होते हैं एडिपोज टिश्यू। अब ये जो एडिपोज टिश्यू है ना, यहीं पर जाकर फैट आपका सारा जमा होता है। इन्हीं को कहते हैं वसीय ऊतक, इन्हीं को कहा जाता है वसीय ऊतक। और यहीं पर आपको ऐसे ऐसे फैट मिलता है, ये फैट मिलता है दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये है फैट। तो आपके शरीर में जो वसा है वो कहाँ पर जाकर जमा होती है? तो वसा जमा होती है वसीय ऊतकों में। वसीय ऊतक कहाँ होते हैं? आपकी त्वचा के नीचे होते हैं, याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको पूछा जाता है। क्लियर? फैट क्या होता है? फैट होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अणु। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिल जाते हैं वही बनते हैं फैट दोस्तों। तो फैट को ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं। आपने घी खाया वो फैटी है, आपने तेल खाया वो फैटी है, आपने मलाई खाई वो फैट है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ खाई जो चिकनी है, तेल के जैसी है, वो फैट है। तो फैट आप लोग खाते हो, बिल्कुल खाते हैं। आपको मम्मा ने रोटी बना कर दी, आपने मम्मी ने जब रोटी बना कर दी तो घी रख कर दिया, आपने वो घी खाया। सब्जी में आपने घी डालकर खाया, वो फैट है। तो दोस्तों आप फैट भी खाते हो अपने भोजन में, फैट भी खाना चाहिए बेटा। अनीता शुक्रिया बेटा, फैट खाना चाहिए प्यारे बच्चे, है ना। तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर आप लोगों के फैट जो होते हैं वो भी आपके पोषक पदार्थ हैं। इनके बारे में आपने इतने पॉइंट हैं जो कवर अप करने हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ? विटामिन की तरफ, वो सॉरी प्रोटीन की तरफ। तो विटामिन से आपने इतना पढ़ लिया है ना। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? अब बात करेंगे अपन दोस्तों, आप लोग बताकर चलते हो प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन भी एक तरीके के पोषक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन भी क्या है? एक तरीके के पोषक पदार्थ। क्लियर? अब ये जो प्रोटीन है, मैम यहाँ पर आपको पूछेगा कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो बताओगे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर के अणु हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस किस के अणु थे दोस्तों? आपने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु थे। वैसे ही जब प्रोटीन आपके शरीर में बनती है या प्रोटीन को जब आप खाते हो तो प्रोटीन में भी होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो दोस्तों इतने तो कार्बोहाइड्रेट बन रहे थे, लेकिन इन्हीं में जब आप लोगों ने नाइट्रोजन और सल्फर भी ऐड कर दिया तो बन जाते हैं प्रोटीन। ठीक है, अब आप लोग बात लिख लेंगे इंग्लिश में, दीज आर मोलिक्यूल्स ऑफ, बताओगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के अणु होते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आई ना बात? अब कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैं देख रही थी कि मैम कल की छुट्टी है क्या? हाँ बेटा कल की छुट्टी है, परसों की भी छुट्टी है। अब हमारी ये जो क्लास है मंडे में होगी। ठीक है, क्यों होगी? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे एग्ज़ाम भी हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि जो मेरे एग्ज़ाम है वो
बहुत अच्छी बात ये हुई कि 5 तारीख को वो जो 2 और 3 के एग्ज़ाम थे वो 5 तारीख में पोस्टपोन्ड हो गए, मतलब 5 में हो गए हैं। तो अब देखो भगवान का कितना अच्छा लेखा जोखा है कि पहले मैं बिहार मीटअप में नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे। अब जो एग्ज़ाम है वो 5 को है मेरा, तो इसीलिए 3 को कल हमारी टीम निकल रही है बिहार के लिए, पटना के लिए। और दोस्तों 4 तारीख में मीटअप है, बिल्कुल, तो मैं मीटअप में पहुंचने वाली हूँ, बच्चों से मिलने वाली हूँ, जो भी बच्चे बिहार के होंगे उनके साथ में मिलने वाली हूँ उनसे। फिर हम सुबह आ जाएंगे, 5 तारीख की सुबह आ जाएंगे, तो फिर मैं अपने एग्ज़ाम भी दे सकती हूँ आकर। तो इसीलिए कल हम रवाना हो रहे हैं पटना के लिए, 2 बजे निकल जाएंगे। और बेटा परसों मीटअप है, हम पटना में रहेंगे, वहाँ से क्लास नहीं ले सकते। और परसों सैटरडे मतलब जो नेक्स्ट है 5 तारीख को सैटरडे है, सैटरडे में आपकी क्लास नहीं होती, लेकिन मैं सोच रही थी लूँगी, लेकिन उस दिन मेरे एग्ज़ाम है तो वो फिर मुझे एग्ज़ाम देना है। अब संडे है तो संडे के बाद फिर मंडे में ही हम लोग मिलेंगे, है ना? समझ में आई ना बात? क्लियर? समझ में आ गई आप लोगों को बातें? तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी है ना? तो आप याद रखना आज के बाद ये क्लास फिर मंडे में होगी, तो हम लोग सिलेबस को भी फिर तभी उसके बाद खींचकर चलेंगे, यानी उसके साथ चीज़ों को करते हुए चलेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल इसके बने हुए होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं इनके अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रोटीन के अंदर भी कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट में थे ग्लाइकोसिडिक, आपके वसा में थे एस्टर, वैसे ही यहाँ पर कौन से बॉन्ड होते हैं? आप कहते हो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है, पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन में। प्रोटीन जो होता है इनकी छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जो छोटी इकाई है ये भी पूछा जाता है। प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो प्रोटीन की, उसको कहा जाता है अमाइनो एसिड। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अमीनो अम्ल। यानी कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन जो होता है यही आप लोगों का इसकी सबसे छोटी इकाई हो जाती है एमाइनो एसिड, ठीक है। अब देखो अमीनो एसिड ही होते हैं बेटा ये, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब अमाइनो एसिड ही हैं। ये जुड़ते चलते चले जाते हैं, अमाइनो एसिड बनते चले जाते हैं, और बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन बनती चली जाती है। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई माना जाता है अमीनो एसिड को। प्रोटीन जब आपके शरीर में पचती है ना, तो एटलास्ट वो अमीनो एसिड में टूटती है, एटलास्ट वो अमीनो एसिड में ही जाकर टूटती है। ये सबसे छोटी इकाई है प्रोटीन की, याद रखना, आपको पूछा जाता है पेपर में। अच्छा, प्रोटीन के बारे में आपको एक और क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की खोज किसने करी थी? प्रोटीन की डिस्कवरी से क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रोटीन की डिस्कवरी आप लोग बताकर चलते हो, मोल्डर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी, मोल्डर, ठीक है, मोल्डर। तो मोल्डर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी किसकी खोज? प्रोटीन की। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन शब्द को किसने दिया था? प्रोटीन शब्द, प्रोटीन टर्म को किसने दिया था? ये भी पूछ लेता है आप लोगों को। प्रोटीन की खोज मोल्डर ने करी थी, लेकिन प्रोटीन टर्म को किसने दिया? तो बताते हो बर्जीलियस, बर्जीलियस। तो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने दिया था प्रोटीन टर्म को, ये बात आप लोग याद रखोगे, बर्जीलियस, ठीक है, क्लियर? बेटा मैंने बताया था डीएलएड के एग्जाम है, ठीक। चलो मैम लाइव कहाँ आएगा ये शो? बेटा लाइव तो नहीं आएगा कहीं भी, लेकिन अच्छा बेटा खुशबू, ये आपकी इच्छा बिल्कुल पूरी होगी बेटा, आप तैयारी करो मन लगाकर और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो, ठीक है बच्चा? चलो खुशबू, बिल्कुल प्यारे बच्चे, आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो, आपको सम्मान समारोह में बुलाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है बेटा? चलो आओ बात करते हैं। हाँ जी, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यही टूटते हैं और प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में चेंज हो जाती है। तो आओ आगे बात कर लेते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में। आपको इतने पॉइंट्स थे जो पढ़ने थे, ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक है। अब प्रोटीन जो होती हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें, अगला जो आपके लिए पोषक पदार्थ या अगला जो आपको पॉइंट पूछा जाता है पेपर में, वो क्या हो सकता है? तो आप लोग बताकर चलते हो कुछ और पॉइंट, जैसे कि आपको पूछेगा अंडा जो होता है, अंडा, अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, ये पूछ लेता है। एग, अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है? आप कहोगे एल्ब्यूमिन,
ठीक है। एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन होती है अंडे में। एल्ब्यूमिन आपको पूछेगा कि अंडे के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है अंडे में। तो हम बात कर रहे हैं कि किसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बता रहे हो कि अंडे में होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दूसरा आपको पूछे कि दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, बताओ दोस्तों। मिल्क जो होता है दूध, दूध में भी प्रोटीन पाई जाती है। आप बताते हो कि जो दूध होता है इसमें होती है कैसीन प्रोटीन। आपने पढ़ा था पाचन तंत्र वाले चैप्टर में, कैसीन प्रोटीन होती है दूध में। कौन सी प्रोटीन होती है बच्चा, कैसीन। आपको पूछेगा कि और कौन सी प्रोटीन पूछ सकता है, आपके बाल जो होते हैं, आपके बाल, आपके नाखून, इनमें कौन सी प्रोटीन होती है, आपकी खाल, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है। तो आप लोगों के हेयर दोस्तों, बाल प्रोटीन है। आप लोगों के जो नेल्स होते हैं ये भी एक तरीके की प्रोटीन है। और आप लोगों की जो स्किन होती है वो भी एक तरीके की प्रोटीन है। तो आपके शरीर में जो आपके बाल है, आपके नाखून है, आप लोगों की स्किन है, यहाँ कौन सी प्रोटीन होती है, आप कहते हो इनमें होती है कैरोटीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन। ठीक है, तो कैरोटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है आप लोगों के बालों में, आप लोगों की खाल में और आप लोगों के नाखूनों में। फोर्थ आपको पूछेगा कि दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, या आपके शरीर में जो हड्डियां हैं उनमें कौन सी प्रोटीन होती है, बताओ। मैंने बताया था हड्डियों में पाई जाती है ओसीन प्रोटीन। आपको मैंने लिखवाया था कि हड्डियों में एक प्रोटीन होती है ओसीन प्रोटीन। ओसीन नाम की प्रोटीन किस में होती है, हड्डियों में होती है। ठीक है, आपको पूछ ले कि मसल्स जो होती हैं, मसल्स हमारी मांसपेशियां, इनमें कौन सी प्रोटीन होती है। तो मांसपेशियों में दो प्रोटीन होती हैं, एक्टिन और मायोसिन। कौन कौन सी होंगी दोस्तों, एक्टिन और मायोसिन। ये दो प्रोटीन होती हैं आपकी मांसपेशियों में, और यही आपकी मांसपेशियों में संकुचन कराती हैं। आपकी मांसपेशियों में संकुचन किस प्रोटीन के कारण होता है, आपको पूछा जाता है। संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, यानी आपकी जो मसल्स हैं वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। आपकी मसल सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, ये किसके कारण होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण। ठीक है दोस्तों, एक्टिन एंड मायोसिन। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक देने वाली हूँ आप लोगों को। मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन नाम की जो प्रोटीन होती हैं ये कहाँ होती हैं, ये आप लोगों के दोस्तों बताकर चलोगे, आपकी मांसपेशियों में होती हैं। इसी की वजह से आपकी मांसपेशियां क्या होती है, संकुचित होती हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। यूपीपी की जहाँ की बात है तो बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं इस बैच से भी आप कर सकते हो कंप्लीट, इस बैच से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑयल भी फैटी है क्या, हाँ जी बेटा, ऑयल भी फैट की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, क्लियर। चलो भाई बताओ, नीरज बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अब हम लोगों ने बात करनी है, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो आप लोगों की सारी प्रोटीन है, यहाँ से प्रश्न आ जाता है, अब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है। तो एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन, शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन, सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन, आपके शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, आप बताएंगे। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है, सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कौन सी प्रोटीन है। पेपर का प्रश्न है बेटा, ये आपको एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये यूपीएससी लेवल तक पूछा गया प्रश्न कि कौन सी प्रोटीन शरीर में सबसे ज्यादा है और कहाँ है। तो कहोगे कोलेजन। ठीक है, कोलेजन नाम की प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है हमारे शरीर में। कोलेजन, कोलेजन नाम की प्रोटीन सबसे ज्यादा है हमारे बॉडी के अंदर, और ये भी हमारी स्किन में होती है, ये भी हमारी त्वचा में होती है, याद रखना। तो कोलेजन नाम की प्रोटीन सबसे ज्यादा है। ठीक है, और दोस्तों ये सबसे ज्यादा है तो आप याद रखना ये आपकी त्वचा में होती है, याद रखोगे। क्लियर, समझ में आई बातें। चलें आगे। इशिका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि मैम ये जो प्रोटीन होती है, यहाँ से इतने प्रश्न हमने कर लिए, बिल्कुल आपको पूछा जाता है। प्रोटीन जो है ये दो तरीके की होती है, इनको आप लोग कहते हो आवश्यक
प्रोटीन और अनावश्यक प्रोटीन। तो ये एक पॉइंट और आपको याद कर लेना है जो आपको पेपर में आता है। चलिए बात करते हैं प्रोटीन के प्रकार। जो प्रोटीन होती है इनके प्रकार, प्रोटीन के प्रकार कि प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन की ओर बात कर ली जाती है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, तो प्यारे दोस्तों जो प्रोटीन है ये 2 तरीके की होती है। ठीक, आपने सिंपल सिंपल सीधे सीधे फैक्ट तो पढ़ ही लिए कि किसके शरीर में कौन सी प्रोटीन होती है, ठीक है ना। तो आप लोग बताकर चलते हो कि यहाँ पर हमारे शरीर में अच्छा प्रभा ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चे, जो भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वो भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आओ आगे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों का अच्छा बहुत बढ़िया। आज तो तुम पता नहीं तुम्हें क्या हो गया सारे बालकों को, आज तो तुम बहुत प्यारे प्यारे वाले कमेंट्स कर रहे हो, बहुत मज़ेदार मज़ेदार कमेंट कर रहे हो। तो सभी का हाथ जोड़कर शुक्रिया दोस्तों, आज तो सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आज तो तुम बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे, आज तो तुम मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हो। तो भैया तारीफों के पुल मत बांधो, मुझे बथुए के पेड़ पर मत चढ़ाओ जिससे मैं धड़ाम से गिरूँ, है ना। तो मुझे नीम के पेड़ पर ही चढ़ाओ जिससे मैं कम से कम सुरक्षित रहूँ। तो आओ अब हम आगे बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो प्रोटीन है 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी, आवश्यक और अनावश्यक। ठीक है बालको, एक होती है आवश्यक प्रोटीन, आवश्यक जिसको कहते हो असेंशियल, ठीक है, असेंशियल जिसको आप कहते हैं असेंशियल, आवश्यक। और दूसरी होती है अनावश्यक, अनावश्यक दूसरी होती है दोस्तों अनावश्यक प्रोटीन, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। अब आपको यही पूछेगा पेपर में कि यहाँ पर आप लोगों की कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो असेंशियल है, आवश्यक है, और कौन सी ऐसी है जो नॉन एसेंशियल है, अनावश्यक है। तो दोस्तों आवश्यक प्रोटीन वो है, आवश्यक प्रोटीन वो है जो आप भोजन से लेते हो, ठीक है, ये आपको भोजन से प्राप्त होती है दोस्तों, ये आपको क्या होती है, भोजन से प्राप्त, आपके लिए आवश्यक है, आपको खानी है, भोजन से प्राप्त होती है दोस्तों। जैसे अभी मैंने कहा अंडे में है, मांस में प्रोटीन है ना, आपको ये कहाँ से मिलती है, भोजन से। तो आप लोग लिखेंगे ऑब्टेन बाय फूड, ऑब्टेन्ड बाय फूड। आपको पूछ सकता है कि वो प्रोटीन जो भोजन से प्राप्त होती हैं किस कैटेगरी में रखी गई हैं, उनको कहते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड, यानी आवश्यक प्रोटीन, जो हमें क्या करते हैं प्यारे बच्चे, जो आप लोग बताकर चलोगे हमें खाने से मिलती है। मैम कल की छुट्टी है मैम इसीलिए, अच्छा तुम्हें छुट्टी मिल गई, जैसे स्कूल में हमें छुट्टी मिलती थी बड़े खुश होते थे, वैसे ही तुम्हें भी छुट्टी चाहिए है। चलो इधर सुनो, अब जो भोजन से प्राप्त होती है वो होती है असेंशियल। और भैया जो भोजन से नहीं मिलती आपको, मतलब आपके शरीर में ही बन रही है भैया, आपने एक बात सुनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर, जिसके घर में मुर्गी हैं वो रोज मुर्गी बनाकर खाता है तो वो दाल के बराबर है, लेकिन जिसके घर में रोज दाल बनती है और एक दिन मुर्गी बन जाए तो उसकी तो दावत हो गई भैया। तो वैसे ही ऐसी प्रोटीन जो आपके शरीर में बन रही है, शरीर अपने आप बनाएगा भैया, छोड़ दो तुम टेंशन मत लो, आपका शरीर में बन रही है अपने आप बनेंगी, तो वो होती है अनावश्यक, वो आपके लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में बन रही है भैया, डेली डेली बनाता है आपका शरीर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाल, ये नाखून, ये खाल सब शरीर ने ही तो बनाए हैं, ये सब प्रोटीन होती है आप लोगों की। तो आपने कहा ऐसी प्रोटीन जो हमारे शरीर में बनती है, तो शरीर में निर्मित प्रोटीन को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं असेंशियल, ठीक है, शरीर में निर्मित प्रोटीन है ये शरीर में निर्मित प्रोटीन है, मतलब कि ये क्या होती हैं, आपके शरीर में बनती है ना, ठीक है। अच्छा बहुत बहुत एडवांस हो गए हो तुम सारे के सारे। तो ये कहाँ होती है, ये बॉडी फॉर्म करती है, बॉडी फॉर्मेशन होता है, बॉडी फॉर्म्ड इटसेल्फ, आपकी जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है वही इसको अपने आप बना लेती है, बॉडी फॉर्म्ड इटसेल्फ, शरीर निर्मित प्रोटीन है दोस्तों ये आपके शरीर में बनती है, आपका शरीर बनाता है इनको, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजें जो हैं वो पेपर में पूछी जाएंगी, क्लियर, बताओ, ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला पॉइंट जो आपको पेपर में आ सकता है, प्रोटीन से रिलेटेड। आपको पूछ सकता है कि ये जो प्रोटीन होती हैं जब आप इनको खाते हो
तो ये प्रोटीन आपको क्या करती है, आपके अंदर इनका काम क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का काम बताया था, वसा का काम बताया, विटामिन का काम बताया, वैसे इनका काम पूछ लेता है। आप लोग बताते हो प्रोटीन का क्या कार्य होता है, प्रोटीन क्या फंक्शन करती हैं। तो जो प्रोटीन होती हैं इनका काम होता है आपकी टूट फूट की मरम्मत करना। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, कोशिका की मरम्मत करती हैं। आपकी जो कोशिका है, कोशिका की मरम्मत, आपके शरीर में जो कोशिका है उसकी मरम्मत करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, रिपेयरिंग ऑफ सेल, ये करती हैं रिपेयर सेल। ये क्या करती हैं, रिपेयरिंग ऑफ सेल, आपकी कोशिकाओं को रिपेयर करती हैं। आपकी कोशिकाओं में जो टूट फूट हुई है ना उसको ठीक करती हैं। अब प्रोटीन जो है ना इन्हीं को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। आपको पूछे कभी भी कि शरीर का निर्माण करने वाला भोजन, शरीर का निर्माण करती हैं। भाई जब कोशिकाएं अपने आप रिपेयर होती हैं तो कोशिकाएं रिपेयर होकर नए नए ऑर्गन बना रही हैं, ऑर्गन जब बन रहे हैं तो आपके शरीर का निर्माण हो रहा है, तो यही शरीर का निर्माण करती हैं। ये भी आपको पहले बहुत पूछा जाता था कि शरीर का निर्माण करने वाले पोषक पदार्थ कौन से हैं। तो ये जो आप लोगों की प्रोटीन होती है ना इन्हीं को कहा जाता है शरीर के निर्माण करने वाले पोषक पदार्थ। तो ये क्या करती है, इनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, इन्हीं को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो इनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, क्लियर। मैं उदास नहीं हूँ, उदास तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ बेटा, बस थोड़ा सा आज मेरे पेट में थोड़ी सी गड़बड़ सी हो रही है, उस वजह से थोड़ा सा मैं ज़्यादा बार बार बातें नहीं कर रही हूँ। आज मैं क्लास आपकी 40 मिनट की ही लूँगी, ये मैं आपको बात बताने ही वाली थी। तो थोड़ा सा टाइम और जब हम क्लास खोलेंगे, मेरे ख्याल से अगला वाला चैप्टर हम मंडे में ही शुरू करेंगे, है ना। थोड़ा सा आज मेरे पेट में दिक्कत है और कल बिहार के लिए भी निकलना है, तो मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर के पास चली जाऊँ। थोड़ा सा गुड़ गुड़ भूख नहीं लग रही है और हैवीनेस सी हो रही है, या तो एसिडिटी की वजह से हो रहा है ये सब, तो इसी वजह से जो थोड़ा सा एक्टिवनेस सी है वो थोड़ी कम है। और इस क्लास के बाद मैं 40 मिनट की क्लास लूँगी, उसके बाद मैं डॉक्टर के जाऊँगी। और जो भी बच्चे ग्रुप डी वाले हैं, शायद आज आपकी ग्रुप डी में क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ग्रुप डी में क्लास आज नहीं हो पाएगी, इस बात को भी ध्यान रखना बेटा। क्लियर है ना। कौन से रूट से जाओगे पटना, भैया बम गिराओगे क्या, ये बताओ, बम गिराओगे क्या उस रूट पर जाएंगे बेटा अपनी राजधानी एक्सप्रेस से, वंदे भारत से। ठीक है, आओ आगे बात करेंगे अब हम कि आपने देखा कि आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन होती हैं इनका काम होता है कोशिका की मरम्मत करना या शरीर का निर्माण करना। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आपके कुछ खनिज पदार्थों की, मिनरल, यानी प्रोटीन से इतने प्रश्न आएंगे। अब बात करेंगे खनिज पदार्थों की, खनिज पदार्थ, मिनरल। तो दोस्तों आपने पढ़े थे कि मिनरल्स जो होते हैं ये भी आपके किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में, सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं आपके। तो ये क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कैटेगरी में आते हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थ। तो ये जो होते हैं आपके ये भी क्या है, सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं। तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, मिनरल, सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं। बताएंगे दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैंने विटामिन के साथ इनको लिखवाया था, भैया ये माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं। अब ये क्या काम करते हैं, तो ये आपके शरीर के अंदर आपकी तंत्रिका तंत्र के लिए, आपके दिल के लिए, यानी अंगों को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, इनके फंक्शन की बात करें तो ये क्या काम करते हैं, अंगों को चलाना। ठीक है, इनका कार्य होता है अंगों को चलाना। जैसे तुम्हारे दिल के लिए सोडियम जरूरी है ना, तुम्हारी किडनी के लिए पोटेशियम जरूरी है, तो आपके दिल को, आपके अंगों को चलाने का काम करते हैं मिनरल। इनका काम क्या होता है, हड्डी तथा अंगों का विकास करना, हड्डियों, ठीक है, हड्डी हो गई दोस्तों। आप बताओगे रुधिर निर्माण, रुधिर का निर्माण करते हैं, ठीक है, और अंगों का सुचारू रूप से, और अंगों का विकास। तो इनका काम होता है कि ये आपके शरीर में क्या करते हैं, ये अंगों का विकास करते हैं, और दोस्तों आपकी हड्डियों का विकास करते हैं, रुधिर का निर्माण करते हैं। जैसे आपके शरीर में रुधिर निर्माण के लिए किसकी जरूरत है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किससे बनेगा, आयरन से। आयरन एक खनिज पदार्थ है,
जो रुधिर का निर्माण करता है। आपकी हड्डियां, हड्डियों के लिए फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है ना। वैसे ही आपके दूसरे अंगों को लिए अलग अलग पोषक पदार्थों की ज़रूरत है। ये आपकी थायराइड ग्लैंड है गले में, इसके निर्माण के लिए किस पोषक पदार्थ की ज़रूरत होती है बताओ। तो ये क्या करती हैं, डेवलपमेंट ऑफ, इनका काम होता है डेवलपमेंट ऑफ बोन, ब्लड एंड ऑर्गन। तो ये आपके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करती हैं, या आपके अंगों का विकास करती हैं, जो मिनरल्स होते हैं। मैम कैसे करती हैं, तो देखो बात करते हैं, एक सेकंड रुकना, पेन नीचे गिर गया भाई। चलो अब बात करते हैं कि जैसे आप लोगों की हड्डियां होती हैं, जैसे आप लोगों की बोन होती हैं, बोन्स, इनके लिए किस किस की ज़रूरत है। तो आपने बताया कैल्शियम ज़रूरी है, आपने बताया फॉस्फोरस ज़रूरी है आपकी हड्डियों के लिए, है ना। आपकी जो हड्डियां हैं इनके लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़रूरी है। दूसरा आपने कहा आपके दांत, भैया आपके दांत के लिए भी यही ज़रूरी है, टीथ। अगर आपके शरीर में कैल्शियम कम होगा, फॉस्फोरस कम होगा, तो दांत टूटकर नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तीसरा आपके रुधिर के लिए इसकी ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन, ब्लड के लिए आयरन की ज़रूरत है, रुधिर के लिए लोहे की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, ठीक है। तो रुधिर के लिए आयरन की ज़रूरत है। और आप कहते हो दिल के लिए, तो आपका जो दिल होता है, आपके जो हार्ट, आपके पास जो दिल है, इसके लिए आपको ज़रूरत है सोडियम की दोस्तों। इसकी ज़रूरत है सोडियम की, सोडियम प्लस पोटेशियम की ज़रूरत है, सोडियम और पोटेशियम। और सोडियम और पोटेशियम ये दोनों के दोनों आपकी किडनी के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। सोडियम प्लस पोटेशियम ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के दिल के लिए और आप लोगों की किडनी के लिए, जो किडनी होती है आपके गुर्दे, ठीक है, दोनों के दोनों। अच्छा मैंने आपसे कहा था कि गले में जो आप लोगों की थायराइड ग्लैंड होती है उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है। आपने कहा था कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है दोस्तों। आपने कहा आयोडीन की ज़रूरत है, किसकी, आयोडीन, आयोडीन की ज़रूरत होती है दोस्तों, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की ज़रूरत होती है। आपने कहा आयोडीन, ये प्रश्न आया है बहुत बार कि किसके लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। आजकल आप गाना नहीं गाती, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा, गाना तो गाते हैं, है ना। हाँ जी, सभी टीचर जाएंगे बच्चा, प्रयागराज में सभी टीचर जाएंगे, ठीक है, सभी टीचर जाएंगे दोस्तों। बेटा कल क्लास नहीं, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। कल नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी, अब मंडे में होगी क्लास डायरेक्टली, अब क्लास मंडे में होगी। अच्छा आपके शरीर में जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन, आपके शरीर में जो इंसुलिन है इसके लिए भी एक जरूरी होता है एलिमेंट, जिंक। मैंने कहा था ना इंसुलिन के लिए ज़रूरी तत्व होता है जिंक, आपने कई बार प्रैक्टिस सेट में या कोई भी देखा हो तो पढ़ा होगा जिंक। इंसुलिन के लिए हमें जिंक की ज़रूरत है। तो ये सब पोषक पदार्थ में आने वाले आपके पॉइंट है, खनिज पदार्थ हैं ये। अब जो खनिज पदार्थ है ना, इनको भी हमने दो भागों में बांटा है दोस्तों, इस चार्ट को देखो, खनिज पदार्थों को भी हमने दो भागों में बांटा है। खनिज पदार्थ भी होते हैं मैक्रो और माइक्रो। तो ये होंगे मैक्रो यानी वृहद, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और ये होंगे माइक्रो यानी जो थोड़ी मात्रा में चाहिए। ये 100 मिलीग्राम से कम चाहिए, वो 100 मिलीग्राम प्रति डे से ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या होते हैं, ये सूक्ष्म पोषक पदार्थ। तो आपको ना पेपर में ऐसे भी आ जाएगा कि कौन से सूक्ष्म मिनरल हैं, सूक्ष्म खनिज है, और कौन से वृहद खनिज है। यहाँ बात खनिज की हो रही है, मिनरल की हो रही है। तो यहाँ पे मिनरल की बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो मिनरल भी दो हैं और इनको अलग अलग इनकी क्वांटिटी के आधार पर दो भागों में बांट दिया है, मैक्रो और माइक्रो, यानी वृहद खनिज और आप बताओगे सूक्ष्म खनिज। अब वृहद खनिज में कौन आता है, कैल्शियम आता है, ज़्यादा चाहिए दोस्तों, फॉस्फोरस आता है, ज़्यादा चाहिए, मैग्नीशियम आता है, ज़्यादा चाहिए, सल्फर आता है, सोडियम आता है दोस्तों, अभी बताया था सोडियम, पोटेशियम आता है, और आप बताओगे क्लोरीन आता है। तो ये सारे होते हैं ऐसे पोषक पदार्थ जिनकी मात्रा 100 मिलीग्राम से आपको ज़्यादा चाहिए पर डे, 100 मिलीग्राम से पर डे ये ज़्यादा चाहिए। जबकि मैम कम कौन कौन चाहिए, आयरन।
आयरन वैसे तो आप लोगों का एक खून का मुख्य पदार्थ है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कम ही चाहिए। ठीक है, जिंक हो गया दोस्तों, अभी मैंने बताया था जिंक इंसुलिन के लिए। कॉपर हो गया, है ना, आप बताकर चलते हो कॉपर। आप बताओगे आयोडीन हो गया दोस्तों, आप बताओगे फ्लोराइड हो गया, मैग्नीज हो गया दोस्तों, आप लोग बताकर चलते हो। आप बताओगे सेलेनियम हो गया दोस्तों, और आप बताकर चलते हो क्रोमियम हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये कम मात्रा में चाहिए। मेलोबोर्डिनम के बारे में यहाँ से पूछ लिया है। ये जो मेलोबोर्डिनम है ना, मेलोबोर्डिनम के बारे में तो आपको पूछा भी गया है पेपर में। तो ये शरीर में सबसे कम मात्रा में आपको चाहिए, यानी ये क्या होता है, सूक्ष्म पोषक, सूक्ष्म खनिज है, सूक्ष्म खनिज। तो ये भी आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है बेटा। इनके हिंदी में भी नाम यही होते हैं, इनके इंग्लिश में भी नाम यही होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी यही नाम होते हैं दोस्तों, इंग्लिश में भी यही नाम होते हैं। तो चाहे आप इन्हें हिंदी में कर लो चाहे इंग्लिश में, आएंगे ये इसी नाम से, आएंगे ये इसी नाम से। ठीक है, प्रयागराज नहीं जा रहे हैं बेटा, पटना जा रहे हैं, पटना, पटना बिहार में जा रहे हैं। ठीक है, बापू सभागार नाम का ऑडिटोरियम जहां हमारी सारी टीम पहुंचेगी, हम जा रहे हैं पटना बिहार। ठीक है, चलो तो धन्यवाद। आज मैं इतना ही रहने देती हूँ बच्चा, अब मैं दवाई लेने जा रही हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, तो अब आपकी क्लास मंडे में होगी, आज इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी बालकों को हमारा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इन इन दिनों में आपकी जब क्लास नहीं होगी तो आप रिवीजन करें चीज़ों को लेकर, आप सारा चीज़ें रिकॉल कर लें, रिवीजन कर लें। फिर मंडे में मैं आप लोगों का नर्वस सिस्टम कराऊंगी, उसके बाद आपकी बॉटनी उसको शुरू कर दूंगी। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।